国国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत रेशम मार्ग तब और अब तथा चीनी उपन्यास प्रश्न की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। चीनी प्रधानमंत्री ने बाहरी निवेश संबंधी राज्य परिषद के विनियम जारी किए। चीनी उपराष्ट्रपति हान चंग ने ब्राजील के विदेश मंत्री से मुलाकात की और चीनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि चीन में बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में लगातार सुधार हुआ है। अब आप अखिल पारस से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी प्रधानमंत्री ली चांग ने हाल ही में राज्य परिषद के अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर बाहरी निवेश संबंधी राज्य परिषद के विनियम जारी किए हैं। ये विनियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे। इन विनियमों का उद्देश्य उच्च स्तरीय खुलेपन को बढ़ावा देना, बाहरी निवेश के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को प्रोत्साहित करना, निवेश गतिविधियों का प्रभावी प्रबंधन करना, निवेशकों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को सुरक्षित रखना है। विनियमों में कुल 34 अनुच्छेद शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, अनुप्रयोग क्षेत्र का स्पष्टीकरण। बाहरी निवेश, जिसे विदेशी निवेश भी कहा जाता है, से संबंधित ये नियम उन गतिविधियों पर लागू होंगे जिनमें चीन के निवेशक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य देशों या क्षेत्रों में स्थित उद्यमों, परिसंपत्तियों अथवा संबंधित मामलों में अधिकार और हित प्राप्त करते हैं। हांगकांग, मकाओ और ताइवान में चीनी निवेशकों द्वारा किए गए निवेश का प्रबंधन भी इन विनियमों के अंतर्गत किया जाएगा। दूसरा, समग्र आवश्यकताओं का निर्धारण। बाहरी निवेश कार्यों में समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा अवधारणा को लागू किया जाएगा। साथ ही बाहरी निवेश प्रबंधन और सेवा प्रणाली को और बेहतर बनाया जाएगा तथा निवेश की गुणवत्ता और स्तर को बढ़ाया जाएगा। तीसरा, व्यापक सेवाओं में सुधार। राज्य व्यापक विदेशी सेवा प्रणाली को मजबूत करेगा। इसके साथ ही प्रांतीय स्तर की सरकारें और उनके संबंधित विभाग अपनी सार्वजनिक सेवा क्षमताओं और सेवा स्तर में सुधार करेंगे। चौथा, प्रभावी प्रबंधन को बढ़ावा। नियामक उपायों को और बेहतर बनाया जाएगा तथा पूरी प्रक्रिया के दौरान वर्गीकृत और स्तरीकृत निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ ही जोखिम नियंत्रण और रोकथाम को मजबूत करते हुए बाहरी निवेश की वैज्ञानिकता और सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। 1 जून को चीनी उपराष्ट्रपति हान चंग ने पेजिंग में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियारा से मुलाकात की। हान चंग ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के रणनीतिक मार्गदर्शन में साझा भविष्य वाले चीन ब्राजील समुदाय के निर्माण को निरंतर और स्थिर रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। दोनों पक्षों को चीन ब्राजील उच्च स्तरीय सहयोग समिति जैसे तंत्रों का बेहतर उपयोग करते हुए सहयोग को अधिक तकनीकी, अधिक मूल्यवर्धित और अधिक रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। माउरो वियारा ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच लगातार संवाद के कारण ब्राजील और चीन के बीच राजनीतिक आपसी विश्वास और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बहुपक्षवाद अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में साझा भविष्य वाले ब्राजील चीन समुदाय के निर्माण को और सुदृढ़ करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश ने बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। आयोग के अनुसार साल 2025 तक चीन में शिशु मृत्यु दर घटकर
3.5 प्रति हजार और 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर घटकर 5.4 प्रति हजार रह गई है। इस उपलब्धि के साथ चीन बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व के मध्यम और उच्च आय वाले देशों की अग्रणी श्रेणी में शामिल हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि चीन ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने वाले विभिन्न स्तरों पर समन्वित और परस्पर जुड़े बाल स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क के निर्माण में तेजी लाई है। साल 2025 के अंत तक देश भर में 4,845 माध्यमिक और तृतीयक सार्वजनिक सामान्य अस्पताल तथा 40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थान बाल चिकित्सा सेवा प्रदान करने में सक्षम हो चुके हैं। इससे बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। शिजांग स्वायत्त प्रदेश सरकार की कार्यकारी उपाध्यक्ष तेनपा ने हाल ही में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में पहली जैव विविधता आधारभूत सर्वेक्षण और प्रजाति सूचीकरण परियोजना शुरू की जाएगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुआ, तिब्बती मृग, विशाल सरू और तिब्बती यू, जो कि एक सदाबहार शंकुधारी वृक्ष है, सहित स्थलीय वनस्पतियों और वन्य जीवों के 12 प्रमुख समूहों के वितरण, संख्या और संरक्षण स्थिति का व्यापक आंकलन करना है। इसके तहत हजारों प्रजातियों का पंजीकरण किया जाएगा तथा तिब्बती विशेषताओं पर आधारित जैव विविधता सूची और संरक्षण मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की जाएगी। 3 दिवसीय 23वां शांग्रीला संवाद 31 मई को सिंगापुर में संपन्न हुआ। इस संवाद में 40 से अधिक देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषयगत सत्रों में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने इस बात पर सहमति जताई कि विभिन्न देशों को संचार और समन्वय को मजबूत करने और संवाद और सहयोग के माध्यम से मतभेदों को दूर करने और आम सहमति बनाने का पालन करने की आवश्यकता है। संवाद के दौरान चीनी जन मुक्ति सेना के विशेषज्ञों और विद्वानों के प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख मंग शांगछिंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वर्तमान में कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है और सभी देशों को द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों और युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने के लिए किसी भी प्रयास के प्रति सतर्क रहना चाहिए। अमेरिका स्थित चीनी दूतावास ने 30 मई को पिकलबॉल नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर चीनी राजदूत शेव फंग ने भाषण देते हुए कहा कि टेबल टेनिस से पिकलबॉल तक जो बदला है वह है रैकेट और जो नहीं बदला है वह है दोनों देशों के लोगों की दोस्ती की साझा इच्छा। श्री फंग ने कहा कि 5 दशक पहले छोटी पिंग पोंग बॉल ने प्रशांत महासागर में संचार का पुल बनाया। अब पिकलबॉल नए युग में चीन और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए सुंदर रास्ता बना रहा है। चीन और अमेरिका खेल के मैदान में 2 टीमों की तरह है। हमें नियमों के अनुसार मुकाबला करना चाहिए और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हमें एक दूसरे को समझना और सम्मान देना चाहिए। मई के अंत में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में धूप और हरियाली के बीच आयोजित एशियाई स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में लोगों ने विभिन्न देशों के व्यंजनों का आनंद लिया। इस मौके पर स्विट्जरलैंड स्थित चीनी दूतावास के समर्थन और बर्न चीनी सांस्कृतिक केंद्र के आयोजन में चाइनीज फ्लेवर खाद्य कार्यक्रम ने पहली बार महोत्सव में भाग लिया और आगंतुकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। 29 से 31 मई तक चले इस कार्यक्रम के दौरान आकर्षक सजावट से सजे चीनी स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। डम्पलिंग, शाओमाई और कोल्ड बीफ सैलेड जैसे पारंपरिक चीनी व्यंजनों ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का दिल जीत लिया। चीनी सामाजिक विज्ञान एकेडमी ने सोमवार को पेचिंग में आयोजित एक मीडिया ब्रीफिंग में घोषणा की कि प्राचीन और आधुनिक संवाद कालजयी ज्ञान का आधुनिक महत्व विषय पर दूसरा विश्व कालजयी अध्ययन सम्मेलन 9 से 10 जून 2026 तक ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया जाएगा। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और
विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम चीनी लेखक छे मुछी द्वारा लिखित रेशम मार्ग तब और अब शीर्षक किताब की कड़ी प्रस्तुत करेंगे। तो वायदे के अनुसार आज हम एक नई कड़ी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हैं। प्राचीन और आधुनिक राजधानियां जिमसार और उरमुची। जब थांग राजवंश काल समृद्धि के चरमोत्कर्ष पर था, तब पश्चिम में चीन की सीमा अराल सागर तक थी। विशाल पश्चिमी क्षेत्र पर प्रशासन के दो राजनीतिक और सैनिक केंद्र स्थापित किए गए थे। एक च्यूत्स यानी वर्तमान का शिनचियांग का कूचा में था, जिसका नाम आंशिक गैरिसन कमांड था। इसका अधिकार क्षेत्र थेनशान पर्वतमाला और सुइये यानी टोकमान नदी के दक्षिण तक था, और दूसरा थिंगचौ वर्तमान शिनचियांग का जिमसार में था, जिसका नाम पेइथिंग गैरिसन कमांड था। इसका अधिकार क्षेत्र थेनशान पर्वतमाला के उत्तर और अराल सागर के पूर्व तक था। थांग राजवंश कालीन कवियों द्वारा वर्णित प्राचीन नगर। छीथाई काउंटी छोड़ने के बाद हम रेशम मार्ग के उत्तरी रास्ते के साथ साथ पश्चिम की ओर 37 किलोमीटर की दूरी तय कर जिमसार काउंटी पहुंचे। जिम चिनमान का अपभ्रंश है और सार का उइगर भाषा में मतलब है दुर्ग, इसलिए जिमसार का अर्थ है चिनमान दुर्ग। पूर्वी हान राजवंश काल में यहाँ सैनिक तैनात थे। थांग राजवंश काल में थिंगचौ हान राजवंश कालीन चिनमान दुर्ग के आधार पर विकसित हुआ था। 702 ईस्वी में साम्राज्ञी ऊ च्योथियन 624 से 705 ईस्वी तक ने थिंगचौ में थेनशान पर्वतमाला के उत्तर में स्थित भूभाग पर प्रशासन के लिए पेइथिंग गैरिसन कमांड की स्थापना की। ये जगह पश्चिमी क्षेत्र के दो प्राचीन नगरों में से एक थी। मैं कब से ही पेइथिंग गैरिसन कमांड का नाम सुनता चला आ रहा था। जिमसार आने के तुरंत बाद प्राचीन नगर का खंडहर देखने गया। खंडहर काउंटी केंद्र से उत्तर की ओर 11 किलोमीटर दूर था। अब वहां कोचिंग जन कम्यून के दो उत्पादक ब्रिगेड आबाद हैं। गर्मियों के दिन थे। खेत में गेहूं की फसल तैयार थी। मकई की तो भरमार थी। खंडहर टूटी फूटी दीवारों का जमघट था। उत्तर पश्चिमी कोने की एक टूटी दीवार पर खड़े हो मैंने पूरे खंडहर का नजारा लिया। चार दीवारी आयताकार थी। चार दीवारी के अंदर एक और चार दीवारी थी। बाहरी चार दीवारी की लंबाई कोई 5000 मीटर थी। ढह चुके एक द्वार से हमने अंदरूनी नगर में प्रवेश किया। हर जगह टूटी ईंटें और खपरेलें बिखरी हुई थीं। मुक्ति से पहले विदेशी यहाँ अवैध रूप से खुदाई करते थे। 1973 में चीनी पुरातत्ववेत्ताओं को यहाँ एक ताम्र मुहर मिली और थांग राजवंश काल की कमल की रेखाओं वाली चौकोर ईंटें और तांबे के सिक्के भी मिले। हमारी चीनी पुरातत्व प्रतिष्ठान के एक सर्वेक्षण दल से मुलाकात हुई। वो यहाँ खुदाई के कार्य में जुटे थे। मैंने आशा की कि दल के वैज्ञानिक नई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। विद्वानों की इस बात पर एक राय है कि प्राचीन नगर में पेइथिंग गैरिसन कमांड का मुख्यालय स्थित था। मैंने दूर तक नजर डाली। दक्षिण में कई 100 किलोमीटर दूर तक फैली थेनशान पर्वतमाला और उत्तर में रेगिस्तान, जिसका न आर न पार। पूर्व में एक छोटी नदी। नदी के उस पार एक प्राचीन रास्ता जो बल खाते हुए बारकुल नूर की तरफ बढ़ता है।
इस प्राचीन नगर की भौगोलिक स्थिति के बारे में एक कविता की 2 पंक्तियां यूं हैं। थेनशान पर्वतमाला के उत्तर में आबाद है एकांत नगर, समुद्र के पश्चिम तक जाती है जिसकी सीमा। ये कविता थांग राजवंश के महान कवि छनछन ने पेइथिंग में जब वे सरकारी ओहदे पर थे तब लिखी थी। उनकी अनेक कविताओं में पेइथिंग और उसके अधीन लुनथाई नामक स्थान की चर्चाएं हैं। उन्होंने उत्तरी शिनचियांग की बर्फीली दुनिया का भी सटीक वर्णन किया था। दिन ढलते बर्फबारी शुरू हो गई। शिविर का लाल झंडा जम गया। हवा के जोरदार झोंके भी उसे ठहरा नहीं सके। जब झंडा भी सर्दी के मारे फहरा नहीं रहा था, तो इसकी तो कल्पना ही की जा सकती है कि सेनापतियों और सैनिकों के हाथ पांव किस कदर ठिठुर जाते होंगे। इससे ये भी मालूम हो सकता है कि उस जमाने में सीमा पर लड़ते हुए पश्चिमी क्षेत्र का एकीकरण करने और रेशम मार्ग पर यातायात को बनाए रखने में जवानों ने असाधारण योगदान किए थे। पश्चिमी क्षेत्र के एकीकरण के लिए संघर्ष। थांग राजवंश काल में आंशी और पेइथिंग, इन 2 गैरिसन कमांडो की स्थापना पश्चिमी क्षेत्र के एकीकरण का द्योतक थी। तब से रेशम मार्ग पर एक समय तक अवरुद्ध रहा पूर्व पश्चिम व्यापार फिर बहाल हो गया और पुनः एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। ये थांग राजवंश द्वारा वर्षों से संघर्ष के बाद पश्चिमी तुर्कों की दखलंदाजी खत्म कर प्राप्त की गई एक उपलब्धि थी। सुई और थांग राजवंश कालों में पश्चिमी तुर्कों ने पश्चिमी क्षेत्र को उतने ही खतरे में डाल दिया था जितना खतरा पश्चिमी और पूर्वी हान राजवंश कालों में हूणों की ओर से आया था। तुर्क उत्तरी चीन के रेगिस्तान में रहने वाली खानाबदोश जाति थी। शुरू में वो हूण कबीलों के गठबंधन की सदस्य थी। बाद में ये गठबंधन भंग हो गया तो ये जाति तुर्कों के नाम से चीन के ऐतिहासिक मंच पर उभरी। तकरीबन सन 552 में तुर्क खान हुकूमत स्थापित हुई। कुछ ही समय बाद उसका पूर्वी तुर्क और पश्चिमी तुर्क के रूप में विभाजन हुआ। पश्चिमी तुर्क ने थेनशान पर्वतमाला के उत्तर, अल्ताई पर्वतमाला के पश्चिम और कैस्पियन सागर के पूर्व तक के विशाल क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया। जब पश्चिमी तुर्क अपनी पराकाष्ठा पर थे तो थेनशान पर्वतमाला के दक्षिण में अव्यवस्थित कुछ छोटे छोटे देश भी उनके अधीन आ गए थे। पश्चिमी तुर्क थांग राजवंश की केंद्रीय सत्ता के अधीन था। अनेक पश्चिमी तुर्क खानों ने थांग राजवंश के सम्राटों द्वारा प्रदत्त पदवियां स्वीकार की और वे थांग राजवंश को भेंट भी नजर करते थे। विदेशी इतिहासकारों ने पश्चिमी तुर्कों को सही ही चीनी कहा और माना कि पश्चिमी तुर्कों की पश्चिमी प्रादेशिक भूमि प्राचीन चीन की ही पश्चिमी भूमि थी। लेकिन पश्चिमी तुर्क शस्त्र बल के किन्हीं स्रोतों पर अपना अधिकार जमा लेते थे, कभी कभी विद्रोह कर देते थे, यहाँ तक कि थांग राजवंश पर चढ़ाई भी कर देते थे। खानाबदोश कबीला होने के नाते पश्चिमी तुर्क पश्चिमी क्षेत्र में बर्बरतापूर्ण शासन चलाता था। वे छोटे देशों से अनाज और पशु लूटते, नगरों को आग लगाकर राख कर देते और बंदियों को गुलाम बना लेते थे। रेशम मार्ग पर व्यापारी उनकी लूट मार के शिकार हुआ करते थे। पश्चिमी तुर्क ने चीन और पश्चिम के बीच रेशम के व्यापार पर एकाधिकार जमाने की भी कुचेष्टा की, जिससे फारस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भंग हो गए। पश्चिमी तुर्क के इन कुकर्मों से पश्चिमी क्षेत्र में सामाजिक प्रगति अवरुद्ध हो गई और पूर्व और पश्चिम के बीच आदान प्रदान में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हो गईं। जब थांग राजवंश ने मध्य चीन का पुनरेकीकरण किया
तो पश्चिमी क्षेत्र के छोटे देशों और मध्य एशियाई देशों के दूतों ने चांगआन आकर थांग दरबार से पश्चिमी तुर्क को मुंहतोड़ जवाब देने और रेशम मार्ग पर यातायात बहाल करने की प्रार्थनाएं की। थांग राजवंश की सेना ने पहले थिएनशान पर्वतमाला के दक्षिण में पश्चिमी तुर्क के समर्थक तत्वों का सफाया किया। 658 ईस्वी में दरबार ने च्यूत्स वर्तमान के कूचा में आंशिक गैरिसन कमांड स्थापित किया और इस प्रकार थिएनशान पर्वतमाला के दक्षिण में केंद्रीय सत्ता का स्थान सुदृढ़ हो गया। 659 ईस्वी में पश्चिमी तुर्क खान हुकूमत थांग राजवंश के नियंत्रण में आ गई और थिएनशान पर्वतमाला के उत्तर में खुनलिंग और मंगछी 2 गैरिसन कमांड स्थापित किए गए, जिनके अधिकार क्षेत्र थे क्रमशः स्वेये नदी के पूर्व और पश्चिम में स्थित इलाके। 702 ईस्वी में साम्राज्ञी ऊ चोथेन ने थिएनशान पर्वतमाला के उत्तर में स्थित इलाके पर अपने शासन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से थिंगचौ में फिर पेइथिंग गैरिसन कमांड कायम किया और उसके अधीन खुनलिंग तथा मंगछी 2 गैरिसन कमांड रखे गए। उसके पास 20,000 सैनिक थे। पेइथिंग गैरिसन कमांड की स्थापना से थिएनशान पर्वतमाला के उत्तर में पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले रास्ते पर यातायात एक बार फिर बेरोक टोक शुरू हो गया। तुनहुआंग से निकलने के बाद व्यापारी न सिर्फ ताकलीमकान रेगिस्तान की दक्षिणी और उत्तरी सीमाओं के साथ साथ पश्चिम में जा सकते थे, बल्कि बाकुल नोर और पेइथिंग होकर ईली नदी घाटी पहुंचने के बाद फारस तक भी जा सकते थे। बढ़िया चरागाह स्वायत्त प्रदेश की राजधानी। हमारी गाड़ी जिमसार से प्रस्थान कर थिएनशान पर्वतमाला की उत्तरी तलहटी के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती जा रही थी। रास्ते में रेत ही रेत दिखाई पड़ी, एकदम वीरानी थी। मुझे एकाएक कवि छनछन की कविताओं में बहुचर्चित लुनथाई याद आया। थांग राजवंश के दौरान लुनथाई थिंगचौ वर्तमान का जिमसार के अधीनस्थ था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार लुनथाई थिंगचौ के लगभग 200 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित था और उरमुछी के नजदीक था। छनछन जब पेइथिंग में सैनिक पद पर थे तो शायद वे लुनथाई जाया करते थे। थांग राजवंशकालीन कविताओं का संपूर्ण संग्रह में छनछन की जितनी कविताएं संग्रहित हैं, उनमें 10 बार लुनथाई का वर्णन है। किसी ने इस लुनथाई को गलती से हान राजवंश के पश्चिमी क्षेत्र के गैरिसन कमांड के पास स्थित लुनथाई बताया, जो आज के दक्षिण शिनजियांग में कूचा काउंटी के पूर्व में है। ये 2 लुनथाई नाम तो एक थे, पर भौगोलिक रूप से काफी अलग हैं। भव्य पोगता चोटी के पास से गुजरकर हम उरमुछी के शहर क्षेत्र में प्रवेश कर गए। उरमुछी शिनजियांग उइगर स्वायत्त प्रदेश का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। उरमुछी एक मंगोल शब्द है जिसका अर्थ है बढ़िया चरागाह। प्राचीन रेशम मार्ग के जमाने में ये एक विस्तृत घास मैदान था, लेकिन आज जो कोई भी रेशम मार्ग के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे सर्वप्रथम उरमुछी आकर आवश्यक तैयारियां करनी पड़ती हैं। प्राचीन युग में तुनहुआंग के पश्चिम में, थिएनशान पर्वतमाला के दक्षिण और उत्तर में तथा पामीर पठार के पूर्व और पश्चिम में फैला विशाल क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र कहलाता था। आज शिनजियांग उइगर स्वायत्त प्रदेश की राजधानी उरमुछी है, उसी पश्चिमी क्षेत्र का केंद्र है। विमान से रेशम मार्ग के ऊपर यात्रा। मैं पहली बार पेइचिंग से उरमुछी विमान से आया।
उरुमुची हवाई अड्डे के हवादार और आलीशान टर्मिनल में यात्रियों का जमघट लगा हुआ था। भड़कीली पोशाकें पहनी उइगर महिलाएं तितलियों की भांति इधर-उधर आ जा रही थीं और आकर्षण का केंद्र बन रही थीं। पैरों में बूट पहने मूंछों वाले और शान से सीना ताने कज़ाक शौर्य के प्रतीक थे। पूरे टर्मिनल में बातचीत और कहकहों की आवाज गूंज रही थी। ज्यादातर सुनाई पड़ते थे उइगर और कज़ाक शब्द। मैं इनसे परिचित न था। हान जाति की एक महिला कर्मचारी से बातचीत करते वक्त उसका लहजा अनोखा और कर्णप्रिय लगा। बाद में पता चला कि ये उइगर बोली के टोन से प्रभावित हान बोली का लहजा है। इस बहुजातीय क्षेत्र में लोग जाने अनजाने विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। फ्लाइट इंडिकेशन बोर्ड से मालूम हुआ कि उरुमुची से विमान न केवल पेइचिंग, शंघाई, लांचौ तक जाते हैं, बल्कि स्वायत्त प्रदेश के अन्य 11 शहरों तक भी जाते हैं। उन शहरों में काशगर, खोतान, कूचा, इली और छेमो आदि शामिल हैं। ये तो प्राचीन रेशम मार्ग पर स्थित काशगर, खोतान, कूचा, ऊसुन और छेमो यानी वर्तमान का चारचान आदि राज्य थे। मैंने मन में सोचा कि यदि गति पर जोर देना है तो रेशम मार्ग के ऊपर विमान से यात्रा करना ठीक रहेगा और साथ ही स्थलीय मार्ग पर लंबे सफर में आने वाली थकान से भी बचाव होगा। कहा जाता है कि छेमो जाने वाला रास्ता बीच में रेगिस्तान पड़ने के कारण खतरों से खाली नहीं है। जिस समय मैं उरुमुची पहुंचा उस समय छेमो के लिए विमान सेवा अभी-अभी शुरू हुई थी। क्यों न कोशिश करके देखूं। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि रेशम मार्ग की यथास्थान जांच करने और पूर्वजों द्वारा ये मार्ग खोलने में झेली गई मुसीबतों के संदर्भ में अनुभव प्राप्त करने के लिए स्थलीय मार्ग से ही यात्रा ठीक रहेगी। उरुमुची हवाई अड्डे पर हर सप्ताह 66 फ्लाइटें आती जाती हैं। साल में 1 लाख यात्री और 1,500 टन माल का निपटारा किया जाता है। ये हवाई अड्डा कराची, तेहरान, बुखारेस्ट, बेलग्रेड, ज्यूरिच, फ्रैंकफर्ट और पेरिस जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों पर का एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट भी है। इससे आज के रेशम मार्ग पर उरुमुची के विशिष्ट स्थान का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाजार और सड़कों की दृश्यावलियां। उरुमुची का मध्य चीन के शहरों से एक अलग विशेष रंग है, यानी पश्चिमी क्षेत्र का रंग। सड़कों के दोनों किनारे नहरें हैं, जिनके पानी से आकाश को छूते पॉपुलर के पेड़ सिंचित होते हैं। कड़ी धूप में लोग पेड़ों की घनी छाया में या नहरों के पास खड़े हो जाते हैं और एक तरह की शीतलता का आनंद लेते हैं। महिलाओं की रंग-बिरंगी पोशाकों से सड़कों की दृश्यावलियों की सुंदरता और भी मुग्धकारी हो जाती है। कुछ निर्माणों पर हरे भरे गुंबद और मेहराबदार दरवाजे हैं। पुराने शहर के दक्षिण में नवनिर्मित जन थिएटर मध्य एशियाई वास्तुशैली लिए है। भव्यता और महत्ता दोनों से भरपूर। बाजार में कबाब, पुलाव और नान के खोमचे दिख पड़ते हैं। उस खास महक से 20 वर्षों पूर्व दमिश्क में देखे गए बाजार की याद ताजा हो आई। मैंने एक छोटी सी वाद्य दुकान में प्रवेश किया। रेशमी लबादा पहने उइगर दुकान कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। दीवारों पर शिनचांग की अल्पसंख्यक जाति के बाजे लटक रहे थे। उनमें 2 तारा, रवाब, तुम्बरा आदि शामिल थे। बाजों के आकार प्रकार भी अद्भुत और मोहक थे। बहुत से वाद्य यंत्रों पर शंखों और शीशे के मोतियों से सूक्ष्म बेल बूटे अंकित थे। ये देखकर मुझे उस मध्य पूर्व यात्रा से लाए गए छोटे बक्स की याद आ गई, जिन पर की गई पच्चीकारी इनसे कितनी मिलती जुलती थी। उरुमुची की जनसंख्या 8 लाख है। उइगर जाति के अलावा हुई, कज़ाक, मंगोल, किर्गिज और
हान आदि जातियों के लोग भी यहाँ रहते हैं। 2000 वर्षों से अधिक समय पहले उरमुछी के आसपास पेलू, तान्युआन, पूर्वी छेमी, पश्चिमी छेमी आदि घुमंतू कबीले बसे हुए थे। उनकी कुल आबादी 4000 के लगभग थी। उस समय पश्चिमी क्षेत्र में ये एक अधिक आबादी वाला इलाका था। कोई 1000 वर्ष बाद तुर्क, मंगोल और हुइहू आदि घुमंतू जातियां क्रमशः उरमुछी नदी घाटी में दाखिल हुईं। हुइहू वर्तमान उइगरों के पूर्वज थे। हुइहू जाति का आविर्भाव लगभग 5वीं सदी के आरंभ में पहले पहल थिएनशान पर्वतमाला की उत्तरी तलहटी में हुआ था। उनका भारी तादाद में पश्चिमी क्षेत्र में बसना तो 9वीं सदी की बात थी। विभिन्न घुमंतू जातियों का उरमुछी नदी घाटी में नगरों, चार दीवारियों, महलों और मकानों का निर्माण किए बिना ठौर ठिकाना नहीं था। मौसम को देखकर जहां घास और पानी मिलता, वहीं वे गाय, बैल और घोड़े चराकर गुजारा करते। इसलिए रेशम मार्ग पर आने जाने वाले व्यापारियों ने उरमुछी नदी पार करते समय कोई नगर नहीं देखा था। 18वीं सदी में जाकर छिंग राजवंश की सरकार ने उरमुछी में छावनियों का निर्माण शुरू किया। ये स्थान विकसित होते होते आज शिनजियांग का सबसे बड़ा शहर बन गया है। उरमुछी थिएनशान पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है और यातायात का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके पूर्व में पोगता पर्वतमाला है, दक्षिण में चिरगुस पहाड़ है। दो पहाड़ों के बीच एक विशाल घाटी है जो दक्षिण से उत्तर तक 120 किलोमीटर लंबी और पूर्व से पश्चिम तक 20 किलोमीटर चौड़ी है। ये विशाल घाटी उत्तरी शिनजियांग के चुंगार बेसिन और दक्षिण शिनजियांग के तोरपान बेसिन को एक सूत्र में बांधे हुए है। फिर ये घाटी एक भीमकाय तलवार की तरह थिएनशान पर्वतमाला को बीच में ही काटकर उसे पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में विभाजित किए हुए है। उरमुछी इसी विशाल घाटी के उत्तरी छोर पर स्थित है। वो चारों ओर से पहाड़ों और नाले नदियों से घिरा है। अनुकूल भौगोलिक स्थिति ने उरमुछी को एक निश्चित ऐतिहासिक स्थिति में शिनजियांग के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया है। रेशम मार्ग की लहर। उरमुछी, जो रेशम मार्ग के जमाने में प्रकाश में नहीं आया था, में आज रेशम मार्ग की लहर उभर आई है। उरमुछी होटल में चीन सचित्र का एक फोटोग्राफर दल मिला जो रेशम मार्ग के फोटो लेने आया था। उससे मालूम हुआ कि केंद्रीय टेलीविजन स्टेशन और जापान के NHK का एक संयुक्त फोटोग्राफर दल रेशम मार्ग पर एक फिल्म बनाने आया हुआ है। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की शिनजियांग शाखा जापान की क्योदो न्यूज एजेंसी के रेशम मार्ग यात्रा दल की अगवानी की तैयारी कर रही थी। खुद शिन्हुआ समाचार एजेंसी भी अपने संवाददाताओं को यहां भेजेगी। रेशम मार्ग पर्यटन दल के बिल्ले लगाए विदेशी यात्रियों का तांता लगा था। उरमुछी के होटलों में एक कमरा पाना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा शिनजियांग के इतिहासकार रेशम मार्ग पर एक संगोष्ठी बुलाने की तैयारी भी कर रहे थे। ये संगोष्ठी नए चीन की स्थापना के बाद अपने ढंग की पहली संगोष्ठी होगी। जिन विद्वानों से मेरी भेंट हुई, वे अपने शोध निबंध तैयार कर चुके थे। इस लहर में शिनजियांग संग्रहालय तो और भी अधिक सक्रिय था। उसके उपप्रधान ली यूचुन देसी विदेशी मेहमानों से मुलाकात करने में व्यस्त थे। उन्हें शिनजियांग में पुरातत्व कार्य में जुटे हुए कोई 25 वर्ष हो चुके थे। मुझसे भेंट के दौरान उन्होंने उत्साहित होकर गत वर्षों में लिखी रिपोर्टें और शोध निबंध निकाल कर रख दिए। उनमें से बहुतेरे शिनजियांग की गुफाओं के अध्ययन और प्राचीन नगरों के खंडहरों के सर्वेक्षण के संदर्भ में थे। मैंने खुश होकर कहा, ये निबंध
रेशम मार्ग की लहर में बहने वाले हम जैसे लोगों के लिए बहुमूल्य सामग्री है। वे विनम्रता से बोले, इन्हें अभी परिष्कृत करना है। मेरा और भी गहन अध्ययन का इरादा है। उनकी उंगली ने शिनजियांग के नक्शे पर ताकलीमकान रेगिस्तान की सीमा के साथ साथ एक चक्कर मारा। फिर वे बोले, प्राचीन व्यापारियों के पद चिन्हों पर एक बार चक्कर लगाने का बहुत जी चाहता है। वाह, ये कितनी साहसिक यात्रा होगी। मैंने मन ही मन सोचा, रास्ते में कितने ही प्राचीन नगरों के खंडहर और गुफाएं देखने को मिलेंगी। यदि इस यात्रा में वे हमारा निर्देशन करें तो कितना अच्छा होगा। मैंने मौका देख अनुरोध किया, अगर आप राजी हों तो मैं आपका अर्दली बनने को तैयार हूं। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, हम सहयात्री ही होंगे। बाद में मैं और फोटोग्राफर चाओ चिन ने सच में ताकलीमकान रेगिस्तान का चक्कर लगाया। 4000 किलोमीटर लंबा सफर था। हालांकि हम शुरू से अंत तक श्री ली यूछुंग का साथ न दे पाए, लेकिन उनके साथ ऊंटों पर सवार रेगिस्तान में 70 किलोमीटर दूर अंदर गए और रेत से दबे थांग राजवंश कालीन नगरों का दौरा किया। वो मेरे जीवन का एक जोखिम भरा सफर था। तो श्रोता मित्रों, आज की ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगली बार हम एक नई कड़ी के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर मक्खी का रूप धरे हुए परेशान रानी के पास पहुंच जाता है और उसे समझाता है। वानर की योजना सुनकर रानी भी दैत्य को अपनी बातों में उलझाकर खूब मदिरा पिलाती है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। नकली वसंत सुंदरी जो उनके बिल्कुल करीब खड़ी थी, मदिरा की सुराही हाथ में उठाए हुए बोली, महाराज, चूंकि आज आप दोनों ने पहली बार अपनी जाम की मदिरा एक दूसरे को पिलाई है, मैं आशा करती हूँ कि दोहरे सुख के लिए आप दोनों ही फिर एक बार पूरा जाम पी जाएंगे। निसंदेह दोनों ने एक बार फिर अपनी अपनी प्यालियों में मदिरा उड़ेली और पूरा का पूरा गटक गए। महाराज, आज आप दोनों के लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए हम सब दासियां क्यों ना आपके मनोरंजन के लिए कुछ नृत्य संगीत प्रस्तुत करें। नकली वसंत सुंदरी ने सुझाव दिया। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही सुरीली आवाजें सुनाई देने लगी और नाचना गाना शुरू हो गया। राजा और महारानी ने ढेर सारी मदिरा पी। कुछ समय बाद महारानी ने नाच गाना बंद करने का आदेश दे दिया। दासियां अपने अपने दल में विभाजित होकर पंक्ति बना पर्दे के बाहर खड़ी हो गईं। केवल नकली वसंत सुंदरी मदिरा पात्र थामे कमरे के अंदर रह गई। कुछ देर बातचीत करने और हंसने हंसाने के बाद महारानी ने पूछा, महाराज, क्या आपकी बहुमूल्य निधियों को कोई हानि पहुंची है? दानवराज ने जवाब दिया, इन निधियों को आदि काल में ही ढाला गया था, इसलिए इन्हें कोई चोट नहीं पहुंच सकती। चोर ने केवल घंटियों में ठुसी हुई रुई नोच डाली और चीते की खाल को जला दिया। इस पर महारानी ने पूछा, उन्हें कहाँ रखा गया है? दानवराज ने जवाब दिया, कहीं नहीं, मैं उन्हें अपनी कमर में बांधे रहता हूँ।
यह सुनते ही नकली वसंत सुंदरी ने अपने बालों का एक गुच्छा खींच लिया और उन्हें चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। फिर दानवराज के करीब पहुंचकर बाल के इन टुकड़ों को दानव के शरीर में छोड़कर 3 बार जादुई फूंक मारते हुए धीरे से बोला, बदलो। तभी बाल के टुकड़े हानिकर कीड़ों, जू, पिस्सू और खटमल में बदल गए। उन सब ने दानवराज के शरीर पर धावा बोल दिया और उसकी त्वचा को काटना शुरू कर दिया। दानव को जोर से खुजली लगने लगी और वह अपने दोनों हाथों से कपड़ों के अंदर हाथ डालकर खुजाने लगा। 2-4 जू अपनी उंगलियों से पकड़कर वह चिराग के पास ले गया और उनकी बारीकी से जांच करने लगा। महारानी ने देखा तो लज्जा भरे सुर में बोली, महाराज, आपकी कमीज गंदी लगती है। लगता है लंबे अरसे से धुली नहीं है, शायद इसलिए ये कीड़े हो गए हैं। दानवराज ने झेंपते हुए जवाब दिया, ऐसे कीड़े मुझे पहले कभी नहीं हुए, पर आज रात मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है। महारानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या कहा महाराज? शर्मिंदा होना पड़ रहा है? कहावत है, सम्राट के शरीर में भी 3 शाही जू होती है। कपड़े उतारिए, मैं उन्हें बाहर निकाल देती हूँ। दानवराज ने सचमुच अपना कमरबंद खोलकर कपड़े उतार दिए। नकली वसंत सुंदरी दानवराज के बिल्कुल पास खड़ी थी और कपड़ों की हर परत के बीच फुदकते पिस्सुओं को बारीकी से देख रही थी। खटमल कतार बनाकर भारी तादाद में घूम रहे थे। जू और लीखें चींटियों के झुंड की तरह जगह जगह इकट्ठी थीं। जब दानवराज ने अपने कपड़ों की तीसरी परत उतारी और उसकी त्वचा दिखाई देने लगी तो स्वर्ण घंटियों पर रेंगते बेशुमार कीड़े साफ नजर आने लगे। नकली वसंत सुंदरी बोली, महाराज, ये मुझे दे दीजिए, इनकी जू मैं साफ कर देती हूँ। दानवराज इतनी शर्म और परेशानी महसूस कर रहा था कि उसने 3 घंटियां वसंत सुंदरी को थमा दी, यह जाने बिना कि वह नकली वसंत सुंदरी है। नकली वसंत सुंदरी ने घंटियों उठाकर काफी देर तक जू निकालने का नाटक किया। जब उसने देखा कि दानवराज अपने कपड़ों को झाड़ने के लिए नीचे देख रहा है, तो असली स्वर्ण घंटियों को छिपा लिया और अपना एक बाल खींचकर उसे 3 नकली स्वर्ण घंटियों में बदल दिया, जो देखने में हूबहू वैसी ही लग रही थी जैसे वह चिराग के पास जू निकालने के लिए ले गई थी। तब उसने अपने शरीर को धीरे से हिलाया, टेक लगाई और सभी जू, खटमल और पिस्सू अपने शरीर पर वापस समेटकर नकली स्वर्ण घंटियां दानवराज को थमा दी। दानव ने उन्हें हाथ में ले लिया, यह जाने बिना कि वह असली है या नकली। अपने दोनों हाथों से उन्हें महारानी को सौंपते हुए दानवराज बोला, लो, इन्हें संभाल कर रख दो। इस बार बहुत सावधानी से काम लेना, पहले की तरह लापरवाही न दिखाना। महारानी ने स्वर्ण घंटियों को उठा लिया, चुपचाप संदूक खोला और उन्हें अंदर रखकर बाहर से सोने का ताला लगा दिया। फिर उसने दानवराज के साथ मदिरा के बहुत सारे जाम पिए। उसने दासियों को आदेश दिया, हाथी दांत की शैया को झाड़कर साफ कर दो और उस पर कीम खाप का लिहाफ डाल दो। दानवराज ने महारानी को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं राजमहल के पश्चिमी भाग में सोने जा रहा हूँ। अच्छा श्रीमती जी, मेरी तरफ से आपको शुभ रात्रि। इस तरह दोनों ही अलग अलग कमरों में सोने चले गए। इस बीच नकली वसंत सुंदरी ने उन बहुमूल्य निधियों को अपने कमरबंद में टांग लिया और फिर से वानर का रूप धर लिया। उसने अपने शरीर को झकझोरते हुए निद्रा कीट को वापस ले लिया और राजमहल के आगे की ओर चल पड़ा, जहां से पहरे की तीसरी पाली का संकेत देने वाली लाठियां और घंटियों की आवाजें आ रही थी। विलक्षण वानर ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर तिलस्मी मंत्र पढ़ा, जिससे वह अदृश्य हो गया। फाटक पर पहुंचकर उसने देखा कि उस पर मजबूती से ताला लगा है, इसलिए उसने अपना स्वर्ण पट मंडित लोहदंड बाहर निकाल लिया और उसे फाटक की ओर घुमाकर जादुई शक्ति से ताला खोल दिया। फाटक आसानी से खुल गया।
तेजी से बाहर निकलते हुए वह फाटक के पास खड़े होकर 2-3 बार जोर से चिल्लाया, अरे ओ अनिष्टकारी नक्षत्र अनुकूलक, हमारी स्वर्ण प्रासाद महारानी को वापस करो। यह सुनते ही सभी दानव चौंक पड़े। उन्होंने तेजी से बाहर निकलकर देखा कि फाटक खुला हुआ है। फौरन चिराग जलाकर उन्होंने फाटक पर फिर से ताला लगा दिया। कुछ लोग अंदर दौड़ गए। उन्होंने सूचना दी, महाराज, फाटक के बाहर कोई जोर से चिल्लाकर आपका नाम ले रहा है और स्वर्ण प्रसाद महारानी को वापस करने की मांग कर रहा है। दासियों ने जल्दी जल्दी बाहर निकलकर धीमी आवाज में कहा, चिल्लाना बंद करो, महाराज अभी अभी सोए हैं। वानर सामने के फाटक से फिर एक बार जोर से चिल्लाया, लेकिन छोटे दैत्यों को अपने स्वामी को जगाने की हिम्मत नहीं हुई। 3-4 बार ऐसा ही हुआ, फिर भी उन्हें अपने स्वामी को सूचित करने की हिम्मत नहीं हो पाई। महान मनीषी वानर राज ने सुबह तक चीखना चिल्लाना जारी रखा। जब उसके सब्र का बांध टूट गया तो उसने अपने लौह दंड से फाटक पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे सभी छोटे बड़े दानवों में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने फाटक पर मोर्चा लगा दिया और कुछ सूचना देने अंदर जा पहुंचे। जैसे ही दानव राज की नींद खुली और उसने बाहर भारी शोरगुल सुना तो वह खड़ा हो गया और कपड़े पहनकर शयन कक्ष के पर्दे से बाहर निकलकर बोला, यह शोरगुल किस बात का है? दासियों ने झुककर निवेदन किया, महाराज, कोई गुफा के बाहर आधी रात से चीखता चिल्लाता जा रहा है और गाली गलौज भी कर रहा है। हमें नहीं पता वह कौन है। अब उसने फाटक पर वार करना शुरू कर दिया है। कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर। साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को सावधान का नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। पिछले पाठ में हमने स्कूल के नए सत्र के संदर्भ में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ वाक्य सीखे थे। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 我要一瓶啤酒。 मैं एक बोतल बियर चाहता हूँ। 您要哪种啤酒？ आप कैसी बियर चाहते हैं? 要加冰吗？ क्या उसमें बर्फ मिलाई जाए? 有没有碳酸饮料？ यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक मिलता है कि नहीं?
राकेश जी, पढ़ाई होती रहेगी, थोड़ी देर बार में क्यों न बैठे? आपका क्या विचार है? बहुत अच्छी बात है। मैं बियर पीना पसंद करूंगा, लेकिन चीनी में मैं कैसे कहूँ कि मैं एक बोतल बियर चाहता हूँ? आप कह सकते हैं 我要一瓶啤酒。वो याओ ई पिंग पी जियो। 我要 मैं चाहती हूँ। वो याओ मैं चाहता हूँ। 一瓶 एक बोतल। ई पिंग 啤酒 beer。 पी जियो। 我要一瓶啤酒。 वो याओ ई पिंग पी जियो। मैं एक बोतल बियर चाहता हूँ। आइए सुने आज के बाद की पहली बातचीत। 请问您喝点什么？我要一瓶啤酒，请稍等，马上就来。谢谢。 इसके बाद वेटर चीनी में आपसे पूछ सकता है कि आपको कौन सी बियर चाहिए। 您要哪种啤酒？ निन याओ ना चुंग पी जियो। 您 अर्थात आप। निन 要 मांगना या चाहना। याओ 哪种 किस किस्म की या कौन सी। ना चुंग 啤酒 बियर। पी जियो। 您要哪种啤酒？ निन याओ ना चुंग पी जियो। आपको कौन सी बियर चाहिए? आइए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत। 您要哪种啤酒？我要瓶装的。 यदि आपने स्कॉच विस्की मांगी हो तो वेटर पूछ सकता है कि उसमें बर्फ डाली जाए या नहीं। 要加冰吗？ याओ चा पिंग मा। 要 का यह अर्थ है चाहिए, यानी कि आपको चाहिए। याओ 加 में मिलाना या में डालना। चा 冰 यानी कि बर्फ। पिंग 要加冰吗？ याओ चा पिंग मा। क्या बर्फ डाली जाए? यदि मैं सिर्फ विस्की चाहता हूँ और उसमें बर्फ नहीं डालना चाहता तो चीनी में इस बात को कैसे कहें? आप कह सकते हैं 不加冰。 पू चा पिंग। 不 नहीं। पू 不加 नहीं मिलाना। पू चा 冰 बर्फ। पिंग 不加冰。 पू चा पिंग बर्फ नहीं डालना चाहता। आइए सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत। 请问您喝点什么？我要一杯苏格兰威士忌，要加冰吗？不加冰。 राकेश जी, असल में ऐसा नहीं है कि बाहर जाने वाले सभी लोग बियर पीते हैं। कुछ लोग तो केवल सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरे भी ऐसे दोस्त हैं, तो वे अगर वेटर से ये पूछना चाहें कि आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक है या नहीं तो कैसे पूछें? वे कह सकते हैं 有没有碳酸饮料？ यो में यो थान स्वान इन लियाओ। 有没有 का अर्थ है या नहीं। यो में यो 碳酸 कार्बोनेटेड यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक। थान स्वान 饮料 杯 इन लियाओ। 碳酸饮料 soft drink 杯。 थान स्वान इन लियाओ। 有没有碳酸饮料？ यो में यो थान स्वान इन लियाओ। यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक है या नहीं? आइए सुने आज के बाद की चौथी बातचीत। 有没有碳酸饮料？有，你要哪种？我要一瓶可乐。好的，请稍等。 अच्छा, अब हम आज के बाद की सारी बातें दोहरा लें। 我要一瓶啤酒。 मैं एक बोतल बियर चाहती हूँ। वो याओ ई पिंग पी जियो। 一瓶啤酒 एक बोतल बियर। ई पिंग पी जियो। 啤酒 beer। 啤酒。您要哪种啤酒？ निन याओ ना चुंग पी जियो। आपको कौन सी बियर चाहिए? 哪种啤酒 किस किस्म की बियर? ना चुंग पी जियो। 要加冰吗？ इसमें बर्फ डाली जाए। याओ चा पिंग मा। 加冰 में बर्फ डालना। चा पिंग 有没有碳酸饮料？ क्या सॉफ्ट ड्रिंक है या नहीं? यो में यो थान स्वान इन लियाओ। 有没有 का अर्थ है या नहीं। 有没有 碳酸饮料 soft drink। 碳酸饮料？有没有碳酸饮料 soft drink है या नहीं? 有没有
碳酸饮料。 आए अब हम आज के बाट की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1, 请问您喝点什么？我要一瓶啤酒，请稍等，马上就来。谢谢。 बातचीत 2, 您要哪种啤酒？我要瓶装的。 बातचीत 3, 请问您喝点什么？我要一杯苏格兰威士忌，要加冰吗？不加冰。 बातचीत 4, 有没有碳酸饮料？有，您要哪种？我要一瓶可乐。好的，请稍等。 अच्छा ये थी आज के बाट की सारी बातचीत। आज का पाठ यहीं तक। अच्छा, अब शाओथंग और राकेशवत्स को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।